हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं भारत में होनी जो अभी करंट में चल रहा है, चौथा भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026। चौथा इसलिए है क्योंकि इसके पहले 3 एआई के बड़े समिट भारत में हो चुके हैं, जिसमें से जो पहला समिट हुआ था वो 2020 में हुआ था। उस वक्त आपको पता है कोरोना था, तो पहला समिट वर्चुअल मोड में हुआ था, दूसरा 2023 में और तीसरा 2023-24 में एंड में 2024 स्टार्ट और 2023 एंड में हुआ था। और ये चौथा इम्पैक्ट समिट है जो इस वक्त भारत मंडपम दिल्ली में संपन्न हो रहा है। इसके विषय में तमाम चर्चा लगातार देश में बनी हुई। इस वक्त मीडिया का फोकस बना हुआ है वो चाइना मेड कुत्ता। आपको बताएं, हमने कल भी इस सेशन पे चर्चा की थी, आज भी थोड़ा सा उसको जोक में लेते चलते हैं कि जब तक चाइना हमारे सियाचिन और हमारे डोकलाम जैसे क्षेत्रों को अपना बताता था, अपना क्लेम फॉल्स क्लेम करता था कि ये क्षेत्र हमारा है, तो हमारी आर्मी चाइना से बदला नहीं ले पाई थी, कोई ऐसा क्लेम नहीं कर पाई थी कि ये चीज़ हमारा है। जबकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने उस चीज़ को पूरा कर दिया, यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना में बने हुए एक कुत्ते को अपना कुत्ता घोषित कर दिया, जिससे हमने पूरा बदलाव वाला ले लिया है। फिलहाल ये एक छोटा मुद्दा है जिसकी वजह से इतनी जो वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल के लीडर्स, ग्लोबल कंपनियां, ग्लोबल लेवल की कंपनियां जब यहाँ पर भारत में आई हुई हैं, तो इसको एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसको एक छोटी सी घटना को भुलाकर, हमें छोटी सी घटना को अवॉइड करके हमें मेन फोकस जो हमारा फोकस होना चाहिए उन चीज़ों पर होना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मुख्य फोकस का जो बिंदु है वो ये है कि भारत एआई में ग्लोबल साउथ का एक मुखर नेता बनकर उभर रहा है। यानी जब बात यूनेस्को और विभिन्न संगठन, या फिर आप यूनाइटेड नेशन कह लें, विभिन्न संगठन जब बात एआई पे नैतिकता की करते हैं, एआई पर टेक्नोलॉजी की करते हैं, उस वक्त भारत आगे बढ़ता है और एआई का एक वैश्विक साउथ जो है, यानी कि जो ग्लोबल साउथ है, उसका एक नेता बनकर उभरता है और अपनी समस्याओं, क्योंकि हमारी क्या समस्याएं हैं, ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों की समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है उनकी इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक कैपेसिटी कम होने की वजह से तकनीकी तक उनकी सामान्य पहुंच नहीं है। जिस तरह अन्य राष्ट्रों की, विकसित राष्ट्रों की या यूरोपीय राष्ट्रों की जिस तरह तकनीकी तक पहुंच है, एआई तक पहुंच है, उस तरह से इन राष्ट्रों की नहीं है। तो ऐसे में नैतिकता की बात करना थोड़ा सा आड़े हाथों भारत इसको लेता है और सर्वजन को आसान, मतलब एआई का जो डाटा है, एआई के जो विश्लेषण है, उनको सरल तरीके से प्रोवाइड करने की बात करता है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एआई का तकनीकी का कार्यान्वयन किस तरह से होना चाहिए, वो फोकस का बिंदु रहा है इस समिति का, इस इम्पैक्ट समिति का। एआई सुरक्षा और नैतिक मानकों पर वैश्विक जो संवाद हैं वो हुए हैं कि किस तरह से इस वैश्विक मानकों के अनुरूप इनको ढाला जाए, साथ में एआई की सुरक्षा को भी सुरक्षित रखा जा सके। विकासशील देशों के लिए समावेशी एआई नीति निर्माण की बात की गई है, यानी जो विकासशील देश हैं उनके लिए समावेशी, मतलब उनका जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो भी सही उस माध्यम से सही ढंग से सुरक्षित हो जाए, जबकि उनका जो वैश्विक मानक हैं उनको भी वो फुलफिल कर सकें। यूनेस्को मानव केंद्रित एआई, यूनेस्को ने रैंकिंग फेज, कंसेंसस फेज, फॉर्मुलेशन फेज, कंसेप्चुलाइजेशन फेज, असेसमेंट फेज और एक्सेप्शन फेज में एआई को ढाला है कि इन फेज में एआई का विकास किया जाना चाहिए। भारत एआई इम्पैक्ट समिट में यूनेस्को ने ह्यूमन सेंट्रिक एआई के लिए वैश्विक मानकों की वकालत की है। इसने ह्यूमन सेंट्रिक वैश्विक मानकों की वकालत की है, जबकि भारत ने ग्लोबल साउथ को मुद्दा बनाकर कि ग्लोबल साउथ के विषय क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके आधार पर एक समावेशी एआई केंद्रित जगत की वकालत की है। आपकी मेंस आंसर राइटिंग में इन चीज़ों का बड़ा प्रयोग होने वाला है। जलवायु परिवर्तन और एआई की भूमिका, ये जो एआई की नई पहल है चक्रवात पूर्वानुमान, डोवरोक टेक्निक में एआई का उपयोग करके अधिक जटिल जो चक्रवात हैं उनका सटीक पूर्वानुमान लगाने की जो पद्धति है, उसको बहुत आसान कर लेंगे हम एआई के माध्यम से। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो डोवरोक टेक्निक है, ये लगभग 1970 के दशक से हम चक्रवातों के जानकारी के लिए, चक्रवात की जानकारी के लिए, चक्रवात के अध्ययन के लिए इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः ये टेक्निक किस तरह से काम करती है, इसको इस तरह से समझिए कि सेटेलाइट इमेज के माध्यम से ये टेक्निक काम करती है। ढेर सारी सेटेलाइट से लिया हुआ इमेज चक्रवात को खोजता है कि चक्रवात की आई कहाँ है, आँख जिसे हम चक्रवात आई बोलते हैं, चक्रवात की आई कहाँ है, टेम्परेचर की क्या स्थिति है,
या प्रेशर आसपास लो प्रेशर किधर बना हुआ है, हाई प्रेशर किधर है, कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में, तट पे कितना देर में पहुंचेगा, ये सब हम मैन्युअली यानी कि हमारे जो वैज्ञानिक हुआ करते थे वो सैटेलाइट इमेज का प्रयोग करके डोवरेक तकनीक से चक्रवात का पूर्वानुमान लगाया करते थे। इसमें कई बार मानवीय भूल की संभावनाएं बनी रहती हैं, साथ ही कई बार जो सैटेलाइट होती हैं उनकी फ़ोटो कैप्चरिंग के समय जब गहरे बादल आ जाते हैं उनमें जो वो विजिबिलिटी है वो नहीं आ पाती, जिसकी वजह से भी तकनीकी भूल चूक हो जाती थी, जिसको निपटाने के लिए इन्होंने इस टेक्निक के अंदर एआई को इंट्रोड्यूस किया है। यानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम जब डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम एक समय पीरियड होता है कि हम 15 मिनट में एक बार डाटा ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि एआई के साथ ऐसी बाध्यता नहीं है। वो 24/7 लगातार काम 24/7/365 लगातार काम कर सकता है, पल पल सेकंड सेकंड की अपडेट ले सकता है। तो इस तरह से वो डाटा को रिकॉर्ड करता है और उससे एक प्रोडक्शन बनाता है, जो हम उस प्रोडक्शन के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। उस प्रोडक्शन को भी हम अपने मैनुअल तकनीक को तो फॉलो करते ही हैं, साथ में एआई के इस प्रोडक्शन को लेकर अपने पूर्वानुमान को अधिक सुलभ बना सकते हैं। इसमें बताएं एआई एक टी नंबर को, ये जो डोवरेक टेक्निक है इसमें एक टी नंबर की गणना की जाती है। टी नंबर जो गणना है वो ये बताता है कि चक्रवात की तीव्रता किस स्तर पे है। चक्रवात की तीव्रता के लिए टी नंबर को 1 से लेकर 8 तक के अंकों में बांटा गया है, यानी 8 जो है वो सर्वाधिक तीव्र चक्रवात के लिए अंकन है, जबकि 1 नंबर जो है सबसे कम स्तर के, सबसे कमज़ोर स्तर के चक्रवात के लिए अंकन है। आपको बताएं इसके ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ी है फिलहाल कि T8 के ऊपर बनाया जाए, ठीक वैसा ही जैसे हम सिस्मोग्राफ यानी कि जब हम भूकंप मापी है उसमें भी 10 का नंबर रखते हैं अधिकतम। हम मानते हैं कि 10 तीव्रता का भूकंप नहीं आएगा, अगर वो आया तो फिर उसके बाद कोई भूकंप नापने के लिए बचेगा नहीं, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है। फिलहाल आने वाले समय में क्या होगा वो बात की बात है, वैज्ञानिक अनुसंधान और आगे बढ़ेंगे, संभव है कि कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अभी टी नंबर में 8 तक की अंकीय गणना है, जिसके आधार पर ये नापा जाता है कि चक्रवात की तीव्रता कितनी है। भूजल निगरानी, एआई आधारित सेंसर नेटवर्क को भूजल स्तर की रियल टाइम निगरानी की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन में एआई का प्रयोग इस तरह से भी किया जा सकता है। साथ ही नीतिगत महत्व, जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन दोनों क्षेत्रों में एआई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम है, इसलिए हम एआई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एआई की हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत में एआई समिट चल रही है और उसका जो इम्पैक्ट है वो पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है। विभिन्न न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, उनको हम कंबाइन करके सरल भाषा में छोटा छोटा करके एक पैकेट्स में पढ़ के, पैकेट्स के फॉर्म में बांटकर छोटा छोटा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। अमेरिका ऊर्जा प्रभुत्व की रणनीति, अमेरिका ने हाल ही में जो प्रमुख घटनाक्रम आपको पता ही है कि अमेरिका और भारत के बीच किस तरह से तनाव है। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ क्या किया, अमेरिका के रूस से संबंध कैसे हैं, यूक्रेन से संबंध कैसे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में भारत के ऊपर लगे हुए टैरिफ्स हैं, आप पहले ही अवगत हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में एक फॉरेन पॉलिसी एंड चैथम हाउस की एक रिपोर्ट आती है, इसमें बताया जाता है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा का अर्थ है हाँ, तो अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रीय ऊर्जा आज की घोषणा नहीं है, पुरानी है, लेकिन चर्चा का विषय अब बनता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का मतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने ऊर्जा के संबंधित निर्णयों को सीधा अपने हाथ में रख लिया होता है। मतलब लाल फीताशाही प्रशासनिक अफसरों की ताकत को इस तरह से रिड्यूस करना, या ये कहिए कि जो हम कहते हैं ना कि हमें अनुमति प्राप्त करनी है, अनुमति प्राप्त करने वाले सेक्शन को इसने सीजर कर दिया, काट कर अलग कर दिया है। अब ये सीधा निर्णय ले सकते हैं, तेज प्रक्रिया से निर्णय लेने के लिए इस आपातकाल को लागू किया गया है। इस आपातकाल के तमाम परिणाम हो सकते हैं, भारत के ऊपर कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं और कुछ संभावित फलदायी परिणाम भी हो सकते हैं। फलदायी परिणामों की बात करें तो वैश्विक जगत में तेल की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से गिर सकती हैं, जिससे भारत अपने तेल तेल की जो आपूर्ति करता है उसमें विविधीकरण बढ़ाकर, यानी रूस से जो हम तेल ले रहे थे 60% तेल की जो हम आपूर्ति अपनी कर रहे थे, अपने कुल ऊर्जा आयात में 60% से अधिक की आपूर्ति हम अब तक रूस के माध्यम से कर रहे थे।
अब जब वेनेजुएला का बाजार भी हमारे लिए खुल रहा है, मध्य पूर्व का बाजार हमारे पास पहले ही था, अमेरिका का बाजार भी हमसे खुल रहा है क्योंकि हमसे उनके साथ ट्रेड डील हो रही है, ऐसे में हमारे पास ये अवसर बनता है कि हम अपने ऊर्जा आयात में विविधीकरण ले आएँ और इस विविधीकरण के बीच हमें सस्ते आयात की गुंजाइश बनती है। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में नई जटिलताएं भी इससे सामने आ सकती हैं। रणनीतिक स्वायत्ता की परीक्षा यहाँ पे भारत की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसकी भी परीक्षा है, रणनीतिक स्वायत्ता की परीक्षा है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बचाते हुए दोनों राष्ट्रों के मध्य संतुलन किस प्रकार से स्थापित कर पाएगा। प्रमुख तथ्यों की बात करें तो वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण की कोशिश, भारत को रूसी तेल से दूर करने का दबाव बना हुआ है इनके ऊपर। तो ये विषय चर्चा में है तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इस पर हम पहले भी कई सेशन ले चुके हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन को आप आधुनिक जगत का एक तरह से कह सकते हैं। जैसे फिल्म में एक ऑस्कर अवार्ड होता है ना कि ये ऑस्कर अवार्ड जिसको मिल गया, उससे बड़ा अवार्ड फिल्म जगत में तो कुछ होता नहीं है। वैसे ही म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन सुरक्षा क्षेत्र का ऑस्कर अवार्ड है। ये इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियां वैश्विक स्तर पर मौजूद हैं जिससे पूरे विश्व को लड़ने की आवश्यकता है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 की थीम की आप बात करेंगे तो गजब सी थीम बनाई इन्होंने, लूज लूज। यही थीम बनाई है, हारो और हारो। यानी कि आप किसी भी स्तर पर जीत नहीं रहे हैं, आप जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई किसी से युद्ध में भले जीत रहा है लेकिन आवश्यक सत्य तो ये है कि सब कहीं ना कहीं हार रहे हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन आने वाली 24 फरवरी को, आज है 20 फरवरी और 4 दिन बाद 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन युद्ध की चौथी सालगिरह आप लोग मना रहे होंगे, यानी 4 साल हो जाएगा इन राष्ट्रों का युद्ध चलते। इसी परिप्रेक्ष्य में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर नाटो सदस्यों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने पर बात की है और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न चर्चाएं प्रस्तुत की हैं। वैश्विक व्यापार बदलते नियम पर और अंकटाट की एक रिपोर्ट है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं इस रिपोर्ट के, तो आप देखेंगे बदलती व्यापार नीतियों में भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धा का नया अवसर मिल गया है। जब अमेरिका जैसा बड़ा बाजार से लोग कट रहे हों, खासकर विकसित देश अगर अमेरिका से कट रहे हों, उस वक्त आपको एक बड़ा मार्केट मिल जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, आप अपने निर्यात को उन राष्ट्रों की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो, मोड़ सकते हो। तो ये निर्यात प्रतिस्पर्धा में भारत को खड़ा होने का एक नया अवसर ये वैश्विक व्यापार के जो बदलते नियम हैं वो दे रहे हैं। भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। साथ ही ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत लगातार अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रहा है। पीएलआई योजनाओं के माध्यम से निर्यात क्षमता में वृद्धि, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इतना मजबूत करें कि हम वैश्विक निर्यात क्षमताओं में अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज करा सकें। रेलवे सुरक्षा कवच और एआई का विस्तार। कवच के बारे में आपको पता ही है, एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें रेलवे हमारे रेल्स में आज आधुनिक एक सिस्टम है जिसके माध्यम से अगर कोई पटरी पे कोई ऐसी बात हो जाती है जो हमारी जो पायलट है, जो हमारा ट्रेन का चालक है, उसकी दृश्यता से परे है, तो ये कवच सिस्टम उसको देख सकता है। उसको देखने के बाद ये स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक ब्रेक जनरेट होते हैं और ट्रेन को रोका जा सकता है, जिससे एक्सीडेंटल कोलिजन को बचाया जा सकता है और काफ़ी सफल रहा है ये कवच प्रणाली। स्वदेशी एंटी कोलिजन सिस्टम है ये कवच, ट्रेनों के बीच टक्कर रोकने की स्वचालित प्रणाली, अधिक रेल खंडों पर तेजी से इसका विस्तार चल रहा है। पटरियों, सिग्नल और यात्री व्यवहार की एआई सहायता से 24/7 रियल टाइम निगरानी, दुर्घटनाओं में कमी का लक्ष्य रखा गया है। एआई के माध्यम से इसकी भी, जैसे कैमरे होते हैं, कैमरे अगर एआई जनित हैं तो जैसे ही कोई मानवकृत आकृति या कोई ऐसी आकृति जो भी एआई में फेड होती है, आपको पता है टेस्ला उसला किस तरह से आजकल अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में वो भी सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि भारत की रोड पे कब कौन आ जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है टेस्ला को भी। इसलिए टेस्ला अध्ययन कर रहा है या कोई भी ऐसी कंपनी अध्ययन करती है कि भारत जनित किस तरह की समस्याएं, भारत की पटरियों पर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उनको पहले ही एआई नेटवर्क में फिट कर दिया जाएगा। जैसे ही एआई को सिग्नल मिलेगा, एआई कैमरे को जैसे ही सिग्नल मिलेगा कि सामने पटरी पर उस तरह की कोई आर्टिकल है, उस तरह की कोई चीज़ है जो उसके दिमाग में पहले से फीड है, वो तुरंत मैसेज बाईपास करेगा, तुरंत मैसेज को कन्वे करेगा और दुर्घटना से अपने आप को, अपने हम लोगों को सुरक्षित कर सकेगा। नासा का अरोरा मिशन,
अरोरा उत्तरी ध्रुव का ये जो रहस्य है अरोरा बोरियलिस, इसको जानने के लिए नासा ने 3 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए हैं। लक्ष्य क्या है? अरोरा बोरियलिस उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के भौतिक कारणों की जांच करना कि मैकेनिकल रूप से यानी फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से इसकी किस तरह से इसकी उत्पत्ति हो रही है। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और सौर वायु के अंतर संबंध पर अध्ययन करने के लिए नासा ने इस 3 साउंडिंग रॉकेट भेजे हैं। जतन सॉफ्टवेयर सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण, हमने इसके विषय में पहले भी आपसे बात की थी कि संग्रहालयों का एक डिजिटल संग्रहालय बनाना ही जतन सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है। जतन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसमें जो विभिन्न संग्रहालय भारत के हैं उन सबको डिजिटली रूप से एक जगह संग्रहित कर दिया जाएगा, ताकि डिजिटल फॉर्म में आप सिक्के या फिर जो भी मृदभांड हैं उनको आसानी से एक्सेस कर सकेंगे, उनको देख सकेंगे। तो जतन सॉफ्टवेयर संग्रहालयों का संग्रहालय है, ठीक है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। क्या हो रहा है? कलाकृतियां, सिक्के, पांडुलिपियां सभी को उच्च गुणवत्ता डिजिटल संग्रहण और ऑनलाइन पहुंच सुनिश्चित की जा रही है, ताकि लोग खासकर जो अध्ययन करने वाले लोग हैं या जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनकी पहुंच आसान हो जाए और एक बेहतर निष्कर्ष निकल सके। क्योंकि जनरली अगर आप ये अध्ययन करते हैं या आप रिसर्चर हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, खासकर बड़े बड़े मतलब देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर रिसर्च करना मुश्किल होता है। उसके पीछे बहुत सारा धन खर्च होता है, बहुत सारा समय खर्च होता है। तो उन सबको बचाने के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण है जतन सॉफ्टवेयर। जतन सॉफ्टवेयर डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि क्या है जतन सॉफ्टवेयर। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।